हेलो, वेलकम टू एवरीवन माय फ्रेंड्स। और आज के लेक्चर में हम एक बार फिर से आपको एनसीईआरटी जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका हम सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में लगभग एनसीईआरटी के 8.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था, और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 11 है, उसको हम कवर नहीं कर पाए थे, तो उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 6 क्वेश्चंस को और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रू फॉल्स है, ये मतलब एक छोटे से क्वेश्चंस को करने के लिए आप पूरे एक लेक्चर दे रहे हैं। तो बात सिर्फ क्वेश्चंस की नहीं है, बात है उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को समझने की है। तो हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ देते हैं। और ये रीज़न है कि सीबीएसई में आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लगता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना उतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी बातों का जिक्र है, उसके पीछे के तथ्य और जो भी उनके पीछे का कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे को हमको जानना होगा, उसको समझना होगा, उसके राज को समझना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई क्या सिखाना चाह रही है। तो इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, और एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस को भी एक लेवल पे समझेंगे कि उसके क्वेश्चन के पीछे कितना सारा इम्पोर्टेंस है, जो कि हम लोग क्या होता है कि अदर बुक के पीछे चले जाते हैं। तो मैं सभी को एक बार फिर से मैं एनसीईआरटी की तरफ सबका फोकस लाना चाहूँगा। आप पहले एनसीईआरटी के बुक को कंप्लीट करो, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करो, तब आप अदर बुक पे जाओ। तो अदर बुक आपको एक तो सॉल्व करने में आसानी होगी, और एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाता है तो वो 80% से ज़्यादा मार्क्स आसानी से ला पाता है। और मात्र 5 से 10% या 20% मार्क्स के लिए ही उसको वहाँ पे अपने माइंड पे फोकस करना होगा, अपने कंसंट्रेशन पे फोकस करना होगा, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा। तो ये सब चीज़ें उसको 90+ ले जाती है, ना कि आप बहुत सारे बुक पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को रट के जाते हैं और वो आपको मार्क्स दिलाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा होगा और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उसमें आपको समय बचाना है। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आप अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं तो जो भी 40% 60% जो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आते हैं उसमें आप समय बचा पाएंगे, और जो भी न्यू क्वेश्चंस उससे मतलब एनसीईआरटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको न्यू क्वेश्चंस जो अननोन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हम उसमें अपना समय दे के हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में, ठीक है, मैं बहुत सारी बातों को आपको मैं एनसीईआरटी की तरफ ही अभी पहले फोकस करना चाह रहा हूँ। और आप देखना कि जितने भी सीरीज को आप मेरा कंप्लीट करोगे, अभी तक मेरा जो सीरीज चल रहा है, आप देखना कि मेरा सीरीज आपको लीनियर इक्वेशन में भी चल रहा है। अभी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं, और भी उसमें मैं लेक्चर को ऐड करूँगा। आपका फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, उसमें आप देखो अभी मैंने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया है। इन फ्यूचर होगा तो सभी का हम वन शॉट भी लेके आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और आप मतलब पहले एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। तो आइए हम लोग का जो आज का क्लास है, इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा। हम लोग का आज का क्लास का ये क्या होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। और ये जो लेक्चर नंबर 2 है, हम लोग मेनली किस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप इस लेक्चर को देखिए, तब आपको इस दोनों क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और इससे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो आप देखिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ऐसे बेसिक चीज़ों को बताया गया था कि ट्रिगोमेट्री में हम लोग, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा एंगल है, तो एंगल का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। और बाकी जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जिसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, सोना चांदी, तोल। S4 क्या है, S4 है साइन, S4 है साइन। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। C4 कॉस,
कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टी फॉर टेन, और टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोग मेनली इसी रेशियो पे बात किए थे। साइन कॉस टेन निकल जाता था तो उसका रेसिप्रोकल करके, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पे हम इसका वैल्यू निकाल लेते थे। आइए आज देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी का है 8.1 में, आप ध्यान से समझिएगा। 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी से रिलेट करता है एग्जाम्पल नंबर 2, उसी को रिलेट करता है एग्जाम्पल नंबर 2। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 को जानेंगे, अब फिर आपको एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आइए पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इजकल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट बी इजकल टू क्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स के द्वारा किया जाता है और आप भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज क्या है कि आपको ना ट्रायंगल मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल है या एक ट्रायंगल है। आपको बोला गया है कि एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपको क्या होता है कि शॉर्ट में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल लेके बना सकते हो कि जैसे आप एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिए, मान लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, अगर 2 मार्क्स में आ रहा है, मान लीजिए 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चंस आता है तो आप एक ट्रायंगल लेते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एंगल बी एंड एंगल क्यू, तो आप एक एंगल बी ले लिए, एक एंगल क्या ले लिए, एक एंगल बी लिए और एक एंगल क्यू लिए, और इसको आप ले लेते हैं ये पी। राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो आपको बी और क्यू 2 एंगल दिया हुआ था, बी और क्यू एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। और ये ऐसा गिवन डाटा क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, साइन बी इजकल टू साइन क्यू, साइन बी इजकल टू साइन क्यू, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू। क्या प्रूव करना है, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, मतलब इस एंगल को हमें इक्वल दिखाना है, इस एंगल को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू दिखाना है। तो अब कैसे दिखाएंगे इस बात को हम लोग को समझना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन बी इजकल टू साइन क्यू आपको गिवन है। तो आप देखो, आप तो एक चीज जान रहे हो कि साइन बी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए प्रूफ में साइन बी इक्वल टू, साइन बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन में बी क्यू। साइन बी का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू अपॉन में क्या होगा, बी क्यू, ये साइन बी का वैल्यू होगा। और उसके बाद साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा, साइन क्यू। अब ये साइन क्यू है तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला बीपी अपॉन में क्या हो जाएगा, बीपी अपॉन में बी क्यू, बी क्यू। तो अब देखिए ये दोनों तो इक्वल था, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो अब यहाँ पे देखिएगा, सिंस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये तो आपको गिवन है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन में बी क्यू इक्वल टू बी पी अपॉन में बी क्यू, अपॉन में बी क्यू। तो ये बी क्यू कट जाएगा, तो आपको क्या होगा, क्योंकि ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम होने से कट जाता है, तो आपको क्या मिला, पी क्यू बराबर बी पी मिला। आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपको क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू बी पी, पी क्यू इक्वल टू बी पी, ये हमारा कौन है, पी क्यू है और ये हमारा बीपी है। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हो गए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट एंगल्स कौन, ये, और इसका अपोजिट एंगल्स कौन, ये। तो ये दोनों, तो यहाँ पे बीबी का अपोजिट एंगल्स कौन, एंगल क्यू, और बीपी का, पी क्यू का अपोजिट एंगल्स कौन, यहाँ पे आप लिखिए पी क्यू का अपोजिट एंगल्स कौन, एंगल बी,
और बीपी का अपोजिट एंगल्स कौन, एंगल क्यू। तो ये हमारा यहाँ पे रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या रीजन देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये चीज हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, रीजन देंगे। तो अब देखिए ना, हो तो गया आपका यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था। तो आप ये जो प्रूफ किए, गिवन लिखे, यहाँ से प्रूफ हमारा स्टार्ट हुआ। आपको साइन बी का वैल्यू निकाल ली, साइन क्यू का निकाल लिए, किस फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के फॉर्मूले से, अब फिर दोनों को इक्वल कर दिए। तो ऐसा आप तब करेंगे जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, तो मान लीजिए आप इस तरीके से कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी इस तरह से पूछना नहीं चाह रही है, और यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है कि आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स क्लियर नहीं किए हैं तो आप सेम ट्रायंगल में ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप ऐसा करो। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, अब 5 मार्क्स का मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछेगा, तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछता है, अब देखिए यही क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चंस को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर यही क्वेश्चन आपसे कितना मार्क्स का पूछा जाए, ठीक है, यही क्वेश्चंस आपसे कितना मार्क्स का पूछा जाए, ठीक है, अगर 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको डिफरेंट ट्रायंगल में करना है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस अगर आता है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आता है, तो आपको डिफरेंट ट्रायंगल्स में इसको प्रूव करना है। आपको 2 अलग अलग ट्रायंगल्स लेना है। एक ट्रायंगल जैसे आपको लेना है, जैसे ये ट्रायंगल्स लिए, इसमें एंगल बी एक्यूट एंगल मान लीजिए कि ये बी है, और इसको नाम दे दिए ए बी, मान लीजिए ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल, इसका एक्यूट एंगल मान लीजिए एंगल क्यू है, ठीक है, और पी क्यू आर। हमने 2 ट्रायंगल्स लिए, एक में क्या है हमारा, एक में हमारा एंगल, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। आपको गिवन क्या है, तो गिवन लिखिएगा, गिवन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ये एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है। और आपको क्या गिवन है, साइन बी एंड साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू को प्रूव करना है। ध्यान से समझिए कैसे प्रूव करेंगे। अब अलग अलग ट्रायंगल में जब 2 एंगल को इक्वल प्रूव करना हो, एक बात तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब अलग अलग ट्रायंगल में 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होता है, तो उसके 2 ही रास्ते हैं, उसके 2 ही रास्ते हैं। या तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, या तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड को इक्वल करना होगा। और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्मेटिक रेशियो, तो रेशियो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को रिलेट करता है। रेशियो क्या करता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को रिलेट करता है। तो जरूर ये क्वेश्चन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से बनेगा। ये क्वेश्चन किससे बनेगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो हम दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर नहीं सकते क्योंकि डाटा इक्वल रहेगा नहीं, यहाँ पे रेशियो को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन से कॉन्सेप्ट को जाएंगे, हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये समझाने के लिए था। हमारा टारगेट है बोथ ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना, सिमिलर। अब सिमिलर प्रूव करने के क्या है, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करें,
तो सिमिलर हो जाएगा ए ए से, या ट्रिपल ए जिसको कहते हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव करेंगे। और जब तीनों साइड का रेशियो, मतलब हमारा टारगेट होगा ए सी अपॉन में पी आर, ए बी अपॉन में पी क्यू, और बी सी अपॉन में, मतलब इसका रेशियो, इसका रेशियो, और इसका रेशियो। ठीक है, तो इस तीनों साइड का रेशियो को अगर हम क्या कर दें, इक्वल कर दें। ठीक है, इसका रेशियो लेना है, इसका रेशियो लेना है, इसका, अगर तीनों साइड के रेशियो को हम अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों ट्रायंगल्स को, आपको जो डाटा गिवन है उस पे पहले तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, तो आप पहले साइन बी इक्वल टू साइन क्यू पे सॉल्व कीजिए। लिखेंगे क्या, सिंस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो अब देखो यहाँ पे साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए सी बाय बी सी, क्या होगा, ए सी बाय बी सी, ए सी अपॉन में बी सी। अब साइन क्यू का क्या होगा सर, साइन क्यू का क्या होगा, साइन क्यू का क्या होगा, पी आर अपॉन में आर क्यू, पी आर अपॉन में आर क्यू। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपको इक्वल आ गया, लेकिन हमको इक्वल चाहिए क्या था, ए सी अपॉन पी आर चाहिए था। क्या चाहिए था, ए सी अपॉन पी आर, यहाँ तो ए सी अपॉन बी सी आ गया। तो हम ऐसा करते हैं, ए सी अपॉन पी आर लाने के लिए इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ये पी आर यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो बी सी अपॉन में आर क्यू। ठीक है, इसको आप क्या मान लो, इसको आप के मान लो, इसको फर्स्ट कंडीशन के मान लो। ठीक है, आपको क्या मिल गया, इसको यहाँ भेजे, इसको यहाँ भेजे, ध्यान से समझिएगा सर, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए। ठीक है, क्योंकि कोई जानता नहीं कि हो सकता है इसी बार ये क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी अपॉन में, ठीक है, ए सी, ये पी आर यहाँ चला गया, तो ये दो साइड का रेशियो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप दो साइड का रेशियो ए सी अपॉन में पी आर और आपका बी सी अपॉन में आर क्यू, ये दो साइड का रेशियो आपको मिल गया। अब हमको क्या करना है, तीसरा साइड का भी रेशियो अगर हम के इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा तीनों साइड का रेशियो के इक्वल आ गया, इसका मतलब तीनों साइड रेशियो इक्वल हो गया, तो हैंस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, अब हमें क्या दिखाना है, ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालना। अब हमको किसका किसका रेशियो निकालना है, ए बी एंड पी क्यू का रेशियो निकाल। पहले हम ए बी निकाल के देखते हैं, ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप जब ए बी निकालोगे तो ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ए बी बराबर क्या होगा आपका, ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्या होगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालिए आप, बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालिए, ये बी सी का वैल्यू, ठीक है, बी सी का वैल्यू, अब बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, के आर क्यू, बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, के आर क्यू का स्क्वायर। अब ए सी का वैल्यू यहाँ से निकालिए, ए सी क्या मिलेगा, के पी आर, ए सी क्या मिलेगा, के पी आर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी, तो अब हम इसमें सॉल्व करते हैं इसको, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये ए बी इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा रूट अंडर यहाँ पे के स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, के स्क्वायर को कॉमन ले लो, के स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो, तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो के स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ट्रायंगल में जाइए, आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर को चेक कीजिए, आर क्यू
आर क्यू के स्क्वायर में से पी आर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा सर? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, आर क्यू के स्क्वायर में से पी आर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा के पी क्यू। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, ए बी इक्वल टू कितना आया, ए बी इक्वल टू के पी क्यू आया। तो ए बी अपॉन में ये पी क्यू इधर आके डिवाइड होगा इक्वल टू के, ये हमारा सेकेंड कंडीशन। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या आया सर, के आया, ए बी बाई पी क्यू। और पहले केस में क्या आया था ये। तो अब दोनों को देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या था सर, ए सी बाई पी आर, अब बी सी बाई आर क्यू, ए सी बाय पी आर और बी सी बाय आर क्यू इक्वल टू हमारा क्या आया, ए सी बाय पी आर बी सी बाय आर क्यू इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। क्या आया, ए बी बाय पी क्यू आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास दो ट्रायंगल था सर, आपके पास दो ट्रायंगल था। एक ट्रायंगल का नाम क्या था, आप स्टार्टिंग में देखो, ये एक ट्रायंगल का नाम था ए बी सी, एक ट्रायंगल का नाम क्या था, एक ट्रायंगल का नाम था ए बी सी। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल क्या था, दूसरा ट्रायंगल क्या था, पी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हमें B और Q को इक्वल प्रूव करना था, तो हमें रेशियो AC का रेशियो किसके साथ, PR के साथ। ठीक है, AC बाय PR। और BC का रेशियो किसके साथ, BC का रेशियो RQ के साथ। और ये जो आपका रेशियो है AB का रेशियो PQ के साथ। और ये किसके इक्वल आया, K के इक्वल आया, दोनों कंडीशन से K के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं हैंस ये समझाने के लिए था सर, ये आपको उधर उस स्लाइड में बार बार जाना पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बनेगा P, ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बनेगा P, और B का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q। ठीक है, पी क्यू आर बाय एस रूल जो हो जाएगा बाय एस रूल, यहाँ पे बाय एस। ठीक है, तो ये एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो गया। तो हैंस क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इस तरह से हम ये चीज को प्रूव कर पाए, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो दो तरीके से कर सकते हैं, वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्क्स पे डिपेंड करेगा। एक बार आइए आप समझिए कि आपको जो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, हम एक ट्रायंगल में भी कर सकते थे जब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछ दिया, तो आपको अलग अलग ट्रायंगल में, जो कि एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशंस दिया हुआ भी है, आप वैसे कर सकते हैं। तो आइए अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देखिए इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स 2 नंबर का रहेगा तो सेम ट्रायंगल में कर दो, अगर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं। तो एक बार देखिए, मैं इसको फिर से, इस सॉल्यूशंस को फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे सभी। ठीक है, तो आपको क्या है, पहले तो इन सेम ट्रायंगल, फर्स्ट सॉल्यूशन जो होगा फॉर मान लीजिए 2 मार्क्स। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स के लिए अगर क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, आपको बोला नहीं कि इन सेम ट्रायंगल, अगर सेम ट्रायंगल रहेगा तो बात ही खत्म है। अगर बोलेगा इन डिफरेंट ट्रायंगल
तब तो भैया डिफरेंट ट्रायंगल में आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं बोला है और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो डिफरेंट ट्रायंगल से सॉल्व किया है। तो आइए हम दोनों तरीके से, और जब वहाँ पे भी एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो मार्क्स तो बोलता है ना कि मार्क्स के हिसाब से हमें सॉल्यूशंस देना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, सॉल्यूशन डू इन सेम ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे सेम ट्रायंगल में करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो ट्रायंगल्स है, आपके पास जो ट्रायंगल्स है वो आप सेम ट्रायंगल्स, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है, इसमें आपको ए एंड बी एक्यूट एंगल, ए एक्यूट एंगल, ये बी एक्यूट एंगल, अब मान लीजिए सी, ए बी सी इज ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ए बी को एक्यूट ले लिए, ठीक है, गिवन में गिवन लिखिए, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंड एंड क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस बी। हमें टू शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, टू शो क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमें इस दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है। अब सेम ट्रायंगल में अगर दिखाना है तो सेम ट्रायंगल में तो ये सॉल्यूशंस आसान है, सेम ट्रायंगल में इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि सिंस मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, सिंस कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस बी, ये गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बेस हमारा कौन है, ए सी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए बी, ठीक है। अब कॉस बी, जो हमारा कॉस बी है, कॉस बी इक्वल टू ये जो हमारा बी है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब देखिए ए बी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा इसके बाद, इसके बाद मिलेगा ए सी इक्वल टू बी सी, क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए आपको ए सी इक्वल टू बी सी मिल गया, मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों साइड्स आपको इक्वल मिल गया। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हो गए तो उसके अपोजिट एंगल्स भी, तो ए सी का अपोजिट एंगल बी और बी सी का अपोजिट एंगल ए, तो आपको जो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, यही प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे रीजन देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या रीजन देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग सेम ट्रायंगल में कर सकते हैं, लेकिन ये आप 2 मार्क्स में कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा तो 3 मार्क्स में कर सकते हो, लेकिन 5 में तो कर ही नहीं सकते, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस हैं ही नहीं। आपको सेम ट्रायंगल में नहीं करना है सर, आपको क्या करना है, आपको मतलब कोशिश करना कि 3 मार्क्स 5 मार्क्स का आए, तो आपको डिफरेंट ट्रायंगल में करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इसका जो है ये क्वेश्चन का डिफरेंट ट्रायंगल वाला एक बार मैं फिर से समझा दूं, ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो 6 नंबर क्वेश्चंस है आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चंस जो है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सभी को। तो इसका देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चंस आ चुका है यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए फिर से, मैं इसको किस में करने वाला हूँ, फॉर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए, फॉर, ठीक है, ये फॉर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ठीक है, ये फॉर 3 और 5 मार्क्स। अब देखिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चंस आता है तो आपको इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें
ये एंगल ए एक्यूट एंगल होगा, और दूसरा ट्रायंगल बनाओ जिसमें एंगल बी एक्यूट एंगल होगा। अब दो अलग अलग ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें ए, इसमें बी, तो अब नाम क्या लेना होगा? अब जैसे कुछ ऐसा नाम ले लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए कुछ नाम आप बताओ, ठीक है, जैसे पी ए एम, ठीक है, पी एम। अब इसको जैसे ले लेते हैं आर बी एस, कुछ नाम ले लिया, तो आप दो ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपको गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो, गिवन लिखो, ठीक है, आप इसको गिवन में लिखो। तो अब गिवन जब लिखेंगे तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको गिवन में क्या क्या दिया, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब ध्यान से समझेंगे, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, और क्या दिया हुआ आपको, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। टू शो क्या करना है, टू शो आपको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये तो गिवन में मैं लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, सभी ध्यान से समझेंगे, तो अब हमको क्या है कि आपको पता है कि इस एंगल को इक्वल, अलग अलग ट्रायंगल में इक्वल दो ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी के रूल से, एक सिमिलरिटी के रूल से। और आप ट्रिग्मेटिक रेशियो पढ़ रहे हो तो भैया यहाँ तो साइड का ही रेशियो मिलेगा, तो यहाँ पे साइड का रेशियो मिलेगा, तो साइड के रेशियो के लिए सबसे अच्छा रूल क्या हो जाता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन जो प्रूफ होगा वो किससे प्रूफ होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ होगा। तो अब आइए हम इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को क्या प्रूफ करना होगा, इक्वल। तो हमको जो ये डाटा दिया हुआ है, हमको जो ये डाटा दिया हुआ है कॉस ए, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और यही हमें अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे समझना है। तो अब देखिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, हमारा क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ सर, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो आप देखो कॉस ए यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, ठीक है, ये बेस अपॉन में, कॉस का फॉर्मूला बेस ए पी अपॉन में ए एम, क्या होगा सर, ए पी अपॉन में ए एम। और दूसरा कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, आर बी अपॉन में बी एस, आर बी अपॉन में बी एस। अब यहाँ पे देखिए हमको रेशियो किसका किसका चाहिए, इसका रेशियो इसके साथ चाहिए, इसका रेशियो इसके साथ चाहिए, और इसका रेशियो इसके साथ चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए आपको, ठीक है। तो हमको पी एम अपॉन में आर एस चाहिए, ए पी अपॉन में आर बी चाहिए, क्या चाहिए हमको, अब देखो क्या चाहिए हमको, ए पी, ठीक है, ए पी अपॉन में आर बी, तो आर बी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ए पी अपॉन में आर बी, ये ए एम यहाँ चला गया, ए एम अपॉन में बी एस, इसको आप के मान लो, और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। आपको देखो दो साइड का रेशियो मिल गया, ए पी अपॉन आर बी, कहाँ है सर, ए पी अपॉन में आर बी, और फिर ए एम अपॉन में बी एस, ए एम अपॉन में बी एस। अब तीसरा साइड कौन सा बच गया, अब तीसरा साइड कौन सा बच गया, पी एम, और इधर आर एस। तो हम इस ट्रायंगल में पी एम निकालते हैं, इन ट्रायंगल पी ए एम, इन ट्रायंगल पी ए एम, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लिखिए इन ट्रायंगल पी ए एम, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, पी एम इक्वल टू रूट अंडर, क्या होगा सर, पी एम इक्वल टू रूट अंडर ए एम का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर माइनस ए पी का। तो ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा सर, ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा। अब ट्रायंगल में देखिए ए एम का स्क्वायर निकालना है। आप देखिए ए एम का स्क्वायर क्या है, ए एम का स्क्वायर जो होगा, कहाँ गया, ए एम का स्क्वायर जो होगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ए एम का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। तो देखो ना ए एम कैसे मिलेगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो लाके, ए एम इक्वल टू क्या होगा, के बी एस। तो ये पी एम जो बराबर है, ए एम बराबर हो गया के
बी एस इसका स्क्वायर। अब एपी एपी हो जाएगा के आर बी, क्या हो जाएगा के आर बी, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको पी एम इक्वल टू मिलेगा रूट अंडर के स्क्वायर बी एस का स्क्वायर के स्क्वायर आर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से सर, के स्क्वायर बी एस स्क्वायर के स्क्वायर आर बी का स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा बी एस का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी एस का स्क्वायर माइनस आर बी का, फिगर में जाइए, फिगर में जाइए, बी एस का स्क्वायर कहाँ है सर, बी एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी एस का स्क्वायर, ठीक है, बी एस का स्क्वायर में से किसको माइनस कर दें, आर बी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें आर एस का स्क्वायर मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा रूट अंडर के स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया आर एस का स्क्वायर, क्या मिल गया आर एस का स्क्वायर, तो ये होगा के इंटू आर एस। आपको क्या मिला पी एम इक्वल टू क्या मिला, आपके पास पी एम इक्वल टू क्या मिला, पी एम इक्वल टू मिला के आर एस, पी एम इक्वल टू क्या मिला के आर एस, तो आर एस इधर आके डिवाइड होगा, तो पी एम बाय आर एस इक्वल टू के, ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे देखो पी एम अपॉन आर एस के हो गया। अब यहाँ पे ये सेकेंड कंडीशन हो गया। अब देखो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। दोनों को आप देखो फ्रॉम 1 एंड 2 सभी के बराबर है, तो आखिरकार तीनों रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, आप इसको नेक्स्ट वीडियो में लिखो, नेक्स्ट स्लाइड में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपका जो रेशियो है, हमारा रेशियो ए बी बाय आर बी, ठीक है, ए बी बाय आर बी, ठीक है, उसके बाद क्या है ए बी ए पी बाय आर बी, ए एम बाय बी एस, ये ए पी बाय आर बी, ठीक है, उसके बाद क्या है ये ए एम बाय बी एस, ए एम बाय बी एस, और तीसरा जो है आपका पी एम बाय आर एस, पी एम बाय आर एस, ये तीनों के बराबर, तीनों रेशियो इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो आपके पास जो ट्रायंगल था, आपके पास जो ट्रायंगल था जो कि पी ए एम था, पी ए एम सिमिलर टू आर बी एस, पी ए एम सिमिलर टू क्या हो जाएगा आर बी एस, ट्रायंगल पी ए एम सिमिलर टू ट्रायंगल आर बी एस बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जैसे ही सिमिलर हो गया ये, अब जैसे सिमिलर हो गया तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्या प्रूव करना था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा एंगल प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल टू जो है वो एंगल बी के बराबर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समय लेगा, समझने में टाइम लेगा, इसलिए आपको मैं इसका अलग एक वीडियो लेके आया। अब देखिए, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक ट्रू फॉल्स, जो कि एक ट्रू फॉल्स, अगर हम इसको ट्रू फॉल्स की तरह करना चाहें, अगर हम इसको ट्रू फॉल्स की तरह करना चाहें तो हम तुरंत कर देंगे, ये दो मतलब मुश्किल से 5 सेकंड नहीं लगेगा और इसको करके हम अपने वीडियो को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए पहले, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब 10a का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 10a का वैल्यू जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है, ये मतलब फॉल्स है। अब 10a के बारे में आप 10a का थोड़ा सा ग्राफ को जानिए, ठीक है, 10a का थोड़ा सा ग्राफ को जानिए। ये जो tan थीटा का जो ग्राफ होता है, tan थीटा का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है, मैं आपको एक रफ ग्राफ समझा रहा हूँ। ये tan थीटा का जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये है 0, ये पाई बाई 2,
π/2 90 डिग्री को कहा जाता है, ये -π/2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से पाई, ठीक है, ये आपका π/2 पाई, ठीक है, 1π/2 2π/2, ये 3π/2, तो यहाँ पे ये 3π/2 आ गया। फिर ऐसे करके इधर यहाँ पे -1π/2 -2π/2 माइनस पाई हो जाएगा, ये -3π/2। तो इसका जो ग्राफ होता है ना सर, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये 10 का ग्राफ है, और 10 का ग्राफ में आपको हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि ये चीज़ें 11th में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा ये थीटा का वैल्यू आएगा, एक्स एक्सिस पे थीटा हम कुछ भी ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, एक्स यहाँ पे जो भी रहेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो ये पूरे जो टेन थीटा का वैल्यू जो है, पूरे जो टेन थीटा का वैल्यू है, ये आपको वाई एक्सिस देगा। ये कौन देगा? वाई एक्सिस। तो आप देखो ना, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। ऊपर में ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और इधर कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब इसका जो वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। मतलब 10 का वैल्यू आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। 10 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको पढ़ना है 0 टू 90 डिग्री, 0 टू π/2 कह सकते हैं, 0 टू π/2। देखो पाई इक्वल टू कितना होता है? पाई इक्वल टू होता है, पाई एक रेडियन है, एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो π/2 जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो। π/2 कितना के बराबर होगा? 90। तो यहाँ पे ये जो 0 डिग्री है, 0 से ये π/2, हमको सिर्फ इतना ही सिलेबस में। तो अब इतने में देखो ना कि वैल्यू 10 का कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तब भी तो 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब भी तो वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपके सिलेबस के हिसाब से भी वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या था? ऐसे साइन टेन थीटा का, ऐसे टेन थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर? लेस देन इन्फिनिटी माइनस टेन थीटा का रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। एक बार आप फिर से देख लीजिए, टेन थीटा का आप आज के बाद याद रखिएगा, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो इसलिए जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्यों फॉल्स हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि गलत है। 10a का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 0 टू 90 डिग्री सोचेंगे तो भी वैल्यू हमारा 0 टू 90 जा रहा है। तो यहाँ तो बोल रहा है लेस देन 1, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आप लोग नेक्स्ट, अब सेक ए बराबर 12/5। अब सेक का वैल्यू 12/5 हो सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं आपको अभी थोड़ा देर के लिए मैं बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। इस क्वेश्चंस को अभी रहने देता हूं। जब मैं कॉस का बताऊंगा तो उस समय जब उसका रेसिप्रोकल बताऊंगा। अब आइए, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट। देखिए कॉस जो है एब्रिविएशन जो है, ये जो कॉस जो है एब्रिविएशन किसका है? कोसाइन का है। कोसिकेंट का जो एब्रिविएशन होता है कॉसेक होता है। ये तो ऐसे भी फॉल्स है सर, ये आपका फॉल्स, ये आपका क्या हो गया? फॉल्स है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है, ये भी फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि भैया ये अलजेब्रा नहीं है, और ये आपको मतलब क्या है ना कि ये ट्रिगोमेट्री है। तो ट्रिगोमेट्री में कॉट ए का मतलब ये ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इसको कॉट इंटू ए नहीं बना सकते हो क्योंकि ये अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। ये आपका, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि ए बी है, एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई होता है, ये उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका ऐसा सोचना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है। ये यहाँ पे बोला प्रोडक्ट, फॉल्स बोला। साइन थीटा का वैल्यू 4/3 फॉर द सम एंगल ऑफ थीटा, तो ये भी हमारा फॉल्स,
तो भैया यहाँ ट्रू स्टेटमेंट कौन है? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स स्टेटमेंट। द सेक a इज 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रू है। cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट, नो, कोसिकेंट का होता है कॉसिक, ठीक है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये भी बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि आप इसको मतलब अलजेब्रा की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब ये देखिए, इसको हम समझते हैं कि ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू 4/3 क्यों फॉल्स है। तो पहले साइन थीटा का ग्राफ को समझते हैं। आइए हम लोग साइन थीटा को ग्राफ को समझते हैं। ये देखिए, आपको ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ऊपर में y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, मतलब ये समझिए साइन एक्स या साइन थीटा का ग्राफ है, और ये कॉस थीटा का, कॉस एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको खुद से बना के समझा रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे खुद से समझिए। साइन, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ समझिए पहले, साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह से चलेगा। ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ठीक, ये पाई हो गया। देखो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना जा रहा है -1। तो आप ये देखो, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो साइन एक्स जो भी है, साइन थीटा लो, साइन एक्स लो, जो भी फंक्शन की तरह लो, या तो इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है 1 तक, और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है -1 तक। मतलब साइन थीटा कब जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम 1 तक जाएगा और -1 तक मिनिमम रहेगा, मतलब 1 और -1 के बीच इसका वैल्यू जाने वाला, -1 एंड 1। इस तरह से भी आप इसके रेंज को दिखाते हैं। जब 11th में जाएंगे तो ये क्लोज इंटरवल, ये सारी बातों को समझेंगे, इसको क्लोज इंटरवल, -1 भी शामिल है सॉल्यूशन में, 1 भी शामिल है, -1 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर शामिल है। तो मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 तक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से देखिए, आपको बोला कि इसका वैल्यू 4/3। अब 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, जो कि साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको हम ग्राफ में बताएं कि साइन का जो वैल्यू होता है, आप देखो ना, साइन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ये 1 कितना भी आप एंगल ले लो, जैसे 0 पे 0 दिया, अब π/2 पे कितना देता है साइन का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ना, इसका वैल्यू बढ़ता है, इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, इसका वैल्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको मैं अभी जो सेकंड एक्सरसाइज जब करवाऊंगा 8.2, तो उसमें फिर से इस ग्राफ का यूज होगा, उस समय मैं फिर से आपको इस ग्राफ को बना के समझाऊंगा। हर क्वेश्चंस के लिए आपको जो उसका रिक्वायरमेंट है उस चीज को आपको समझाया जाएगा। भले हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, यही चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट बन के निकलेगा, और जो कि आपको एक मतलब अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए, तो हमारा जो ये था, हमारा बस इतना याद रखना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का भी देख लीजिए आप, कॉस थीटा का भी देख लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो ये होता है आपका, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू कॉस का होता है 1 होता है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, साइन और कॉस में थोड़ा सा फर्क है, साइन और कॉस में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि फर्क है कि ये 0 पे 1 देता है, और साइन क्या देता था, साइन क्या देता था, 0 पे 0 देता था, साइन 0 पे 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन साइन 90 का वैल्यू 1 होता था। देखो साइन 90, ये π/2 पे वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो आप ये चीज तो समझ में आ रहा है,
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो दे रहा है और साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या दे रहा है। ठीक है, तो हमको सिर्फ अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझना है। ठीक है, आप ये भी देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन का बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर ऐसे घट रहा है। ठीक है, जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वैल्यू घटता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। ठीक है, थर्ड में भी वैल्यू घट रहा है, फिर फोर्थ में बढ़ता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट आपको देखिए, क्वाड्रेंट क्या होता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 से 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360, और ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी इतना ही पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इतना जान लो कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज करता है। साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 और पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे, तो कॉस, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कॉस पाई बाई टू, जिसको हम कॉस 90 भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉस जीरो का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा सर, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होगा और कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वैल्यू घट रहा है, ये वैल्यू घट रहा है। ठीक है, जीरो से जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ये वैल्यू घटता है, तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आगे, ऐसे हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू घटता है। ठीक है, हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है सर, 0 से 90 तक ही पढ़ना है, तो आप कॉस का वैल्यू 0 से 90 तक में घटेगा और साइन का वैल्यू 0 से 90 तक में बढ़ता है, तो दोनों को याद रखेंगे सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टेन ए ये समझ में आ गया। अब आपको बचा है सेक ए। अब किसका वैल्यू बचा हुआ, सेक ए इक्वल टू 12/5। ये ट्रू कैसे है, इस बात को हम लोग समझते हैं, ये ट्रू कैसे है। तो अब सेक का भी आप ग्राफ देख लीजिए, सेक का भी ग्राफ देख लीजिए। अब देखिए साइन का जो ग्राफ और कॉस का जो ग्राफ होता है, ठीक है, अब देखिए सेक का ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, सेक का ग्राफ। ठीक है, हाँ, एक चीज और जान लीजिए, कॉस का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और मिनिमम वैल्यू होगा -1, ये भी याद रखेंगे। कॉस का वैल्यू भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। अब देखिए, ठीक है, पहले आप कॉस का एक बार समझिए, कॉस का ग्राफ ऐसे जाएगा, इस तरह से लगभग होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 1 था, ठीक है, ये क्या है, -1। यहाँ भी देखिए ये 1 और इधर -1, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। ये कॉस थीटा का ग्राफ है, ये कॉस थीटा। हो सकता है बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी एक लेवल पे समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना, जस्ट इसका रिवर्स होता है। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन ग्रेट, मतलब ये -1 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, मतलब 1 और -1 के बीच होता है। लेकिन सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और सेक थीटा जो होता है लेस देन इक्वल टू -1 होता है। ये वैल्यू होता है सेक थीटा का, मतलब -1 से कम होगा, -1 के इक्वल होगा या -1 से कम होगा, 1 के इक्वल होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या है कि अब देखिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए इसको ऊपर की ओर फ्लिप कर दो, इसको नीचे फ्लिप कर दो, इसको ऊपर फ्लिप कर दो, इसको नीचे, ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है। तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे होगा, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अल्टरनेट चलते रहता है। तो ये वैल्यू देखो ना, 1 से इन्फिनिटी जाएगा और ये क्या है कि -1 से -इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसलिए आप सेक थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए,
तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका स्टेटमेंट है सेक थीटा का वैल्यू ये 5 दूनी 10 2 पॉइंट मतलब कितना हो रहा है, समथिंग हो रहा है, जो भी 2.4 हो रहा है, ये इसलिए ट्रू है क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्या समझाया गया कि कैसे आपको मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह से आपको मैंने ग्राफ के थ्रू इस ट्रू फॉल्स को समझाने का कोशिश किया और इस तरह से आप लेक्चर 1 एंड 2 को देख के एनसीईआरटी का 8.1 आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.2 लेके आएंगे और तब तक के लिए आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।